हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं अपनी बैंक के रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस में क्वांट के लिए, यानी कि क्वांट या मैथ्स का सेक्शन जो होता है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, मैं टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रो, माय नेम इज़ सोनाली शर्मा और रिसेंटली मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है और साथ ही में कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को ज़्यादा लंबी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपको, अगर आप न्यू हैं बैंकिंग प्रिपरेशन में, तो ये जानना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो एक लिटिल इंट्रो मैं आपको दूंगी कि क्वांट सेक्शन जो है उसका क्या कितना वेटेज रहता है प्रीलिम्स में और मेंस में, और साथ ही में किस तरीके से आप उसको टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है, चाहे आरआरबी पीओ का हो गया चाहे क्लर्क का हो गया, दोनों में आपके 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और क्वांट की वेटेज होती है 40 मार्क्स की। और इसमें टाइम कंबाइन होता है, यानी कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको 45 मिनट्स में करने हैं। तो मैं क्या करती थी, 20 मिनट्स का रीजनिंग करती थी और 25 मिनट्स देती थी मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स वॉज मेरा कंपैरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस हो जाते थे और बाकी के 25 मिनट्स में आप मैथ्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद ये बात हुई आरआरबीज़ की, दोनों क्लर्क और पीओ में। सेकंड हम बात करेंगे बाकी के आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम या क्लर्क का एग्ज़ाम, साथ ही में एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम। उसमें इंग्लिश का सेक्शन ऐड होता है। साथ ही में उसमें प्रीलिम्स की वेटेज होती है 60 मार्क्स की, 60 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन होता है और 35 मार्क्स आपका मैथ्स यानी कि क्वांट जो है वो 35 मार्क्स का आता है 100 मार्क्स में से। नेट में मैं बोलना चाहती हूँ कि आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ और क्लर्क दोनों में आपके 3 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश की वेटेज होती है 30 मार्क्स की, मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज होती है 35 मार्क्स की। टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का और टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स का। तो ये हो गई बात कि क्लर्क और पीओ दोनों के प्री में क्या वेटेज होती है क्वांट की। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंस में क्वांट की वेटेज क्या होती है। मेंस में जो है क्वांट आपका 50 क्वेश्चंस का होता है, 50 मार्क्स का होता है और लगभग 45 मिनट्स आपको क्वांट में मिलते हैं। तो मेंस में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्यूरेसी के साथ, चाहे आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सेक्शनल कट ऑफ निकालना ज़रूरी होता है मेंस में। अगर आपके बाकी सेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी जिनका शायद मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो किसी और बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि आपको मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ निकालना होता है मेंस में। प्री में तो नो डाउट आपको अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाता है उसका। तो उसके लिए तो कोई और रास्ता नहीं है बिना प्रैक्टिस के। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप प्री में उतनी तेज़ी से, उतना ईजिली, उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो प्री का सबसे पहले, प्री का जो है आपको मेन एम यही करना है क्वांट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको थोड़ा टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूँगी कि मैंने कैसे किया था और क्या किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जिसमें आपको ग्राफ्स दिए होते हैं, ग्राफ्स के बेसिस पे आपको नंबर्स दिए होते हैं, डेटा दिया होता है, अलग अलग फिगर्स दी होती हैं। उनकी हेल्प से आपको पहले तो क्वेश्चन दिया जाता है, उसको डिकोड करना होता है और फिर उसके बेस पे आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। जैसे रीजनिंग में आपको पजल होती है, 5 क्वेश्चन होते हैं एक पजल के, उसी तरह डीआई होती है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डीआई में आपको बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ हो गया, पाई डायग्राम हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। फिर आपको टेबुलर डीआई दी जाती है, टेबल में आपको डेटा दिया जाता है, उसको सॉल्व करके उस डाटा को डिकोड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्री में भी ये आता है और मेंस में भी आता है।
और उसके बाद केसलेट डीआई एक टाइप की डाटा इंटरप्रिटेशन होती है, केसलेट डीआई, जिसमें आपको टेबल की फॉर्म में नहीं दिया होता, आपको पहले तो डाटा खुद बनाना होता है, यानी कि उसमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक बहुत पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसको आपने डिकोड करके पहले टेबल खुद बनाना है। यूजुअली बाकी टेबुलर में आपको टेबल दिया जाता है, ऑलरेडी डाटा गिवन होता है, पर कैसलेट डीआई में आपको खुद दिमाग लगा के वो टेबल फ्रेम करना है, और बस आपने जैसे वो स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके टेबल बना लिया, आपके क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स में डाटा इंटरप्रिटेशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वेटेज होती है। 15 से 20 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि आते हैं, लक अच्छा रहा तो, या मिनिमम 10 मार्क्स का तो डीआई आता ही आता है, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो डीआई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक टॉपिक्स को क्लियर कर लें। जैसे उसमें आपको कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता, उसमें अगर आपने स्पीड का टॉपिक पढ़ा है, स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा है, तो क्या पता स्पीड डिस्टेंस के बेसिस पे एक आपको डायग्राम दे दी जाए और उसको उसको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए। तो डीआई पढ़ने से पहले आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है। तो कौन से बेसिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है? जैसे कि आप सबसे पहले आपका हो गया एवरेज के क्वेश्चन हो गए, रेशियो टू परसेंटेज सीखनी पड़ेगी आपको, फिर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस सीखना पड़ेगा, पाइप्स एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे डीआई आती है। फिर आपकी टाइम एंड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क के बेसिस पे आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे आता है। तो अब मैं आगे इन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी। तो अभी ये बात हमने की है कि डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और क्या होता है प्रीलिम्स में और मेंस में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिनको वन लाइनर्स कहते हैं। वन लाइनर्स का मतलब होता है जो शायद आप 1 मिनट में दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, कई बार 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो। ये वन लाइनर्स होते हैं जिनमें आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि ये ईजी माने जाते हैं नॉर्मली। आपको इनकी डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर ये आपकी शिफ्ट में आते हैं तो आप लक समझिए ये आपके पेपर को थोड़ा इजी बनाते हैं, तो इन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो इन टॉपिक्स का नाम है नंबर सीरीज़ हो गया। नंबर सीरीज़ यानी कि एक पैटर्न में आपको सीरीज़ दी जाती है। मान लिए फॉर एग्जांपल बहुत एक सिंपल सी सीरीज़ मैं लूँगी, नाम 2 4 6 8 डैश, तो आपने बताना है नेक्स्ट क्या आएगा, डैश में क्या आएगा। तो आप पहले पैटर्न डिकोड करेंगे कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, यानी कि 2 का गैप है। तो ये गैप के बेसिस पे आपने डिकोड किया कि यहाँ पे नेक्स्ट 10 आना चाहिए, तो आप 10 के ऊपर टिक करेंगे। ये तो हमने बहुत ही सिंपल एक सीरीज़ बोली है। इसी तरीके की ये एडिशन सीरीज़ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज़ है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे भी सीरीज़ होती है नंबर सीरीज़, यानी कि मान लीजिए 2 4 8 16 32, आप नेक्स्ट बताइए क्या होगा। तो इसमें इंटू 2 हो रहा है। ये बहुत ही बेसिक सिंपल एक सीरीज़ है मल्टीप्लिकेशन की। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि नंबर सीरीज़ क्या होती है। उसके बाद नंबर सीरीज़ के बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट कौन सा होता है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है? सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि आपको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे आप इक्वेशंस स्कूल में सॉल्व करते थे, उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, जैसे आप स्कूल में करते थे। अब आपने एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके सिंपल आंसर देना है। उसके लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन को बहुत ईजी माना जाता है। उसके बाद आ गया आपकी मिसिंग सीरीज़। मिसिंग सीरीज़ जो है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सीरीज़ दी जाती है और बीच में कोई एक नंबर को खाली छोड़ दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि बीच में क्या आएगा। उसमें भी आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे बताना है। पहले तो डिकोड करना है दिमाग में कि ये सीरीज़ कैसी है, इसमें ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। मैक्सिमम सीरीज़ में मल्टीप्लाई या प्लस हो रहा होता है। तो आप वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा मिसिंग सीरीज़ सॉल्व करना। ये भी ईजी होते हैं, एक बार आपका ग्रिप बन गया तो ये बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं। उसके बाद आगे रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो है थोड़े से कंपैरेटिवली टफ माने जाते हैं, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आपको ये एक सीरीज़ दी जाती है, उसमें कोई गैप नहीं होता। आपको ये पूछा जाता है कि इस सीरीज़ में
कौन सा नंबर है जो गलत है, जो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। आपने पहले उसके लिए पैटर्न डिकोड करना है और फिर समझना है कि कौन सा नंबर गलत है उसमें। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए, पर वो हो जाता है। विद टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको डिकोड करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये वन लाइनर्स होते हैं जो बहुत ही ईजी माने जाते हैं, अगर आपकी शिफ्ट में आ जाएँ तो वो ईजी माना जाता है। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है जिन पे आपको अपने बेसिक्स इम्प्रूव करने हैं, जो आपकी डीआई में भी आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले जैसे कि एवरेज, एवरेज एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस बनाएगा ये। उसके बाद एज के ऊपर प्रॉब्लम्स, एज के ऊपर प्रॉब्लम्स जो हैं, एज के क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे रोहित के पापा की एज उससे डबल है और उसकी सिस्टर की एज उससे 3x है, या ऐसा कुछ कुछ भी आप क्वेश्चन ऐसा समझ लीजिए। ये एज के प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है, और मेंस में भी एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो स्कोरिंग ही माना जाता है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, जैसे कि आपको क्वांटिटीज़ दी जाती हैं कि मान लीजिए 5:9 का अल्कोहल है, 5:9 अल्कोहल और वाटर का रेशो है, उसको आपने 2:3 के ग्लास में वॉल्यूम में मिक्स करना है, रेशो में। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वो मिक्स करके वो कितना क्वांटिटी होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद हो गया डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये आपकी डीआई में भी हेल्प करता है। तो पाइप्स एंड सिस्टम में जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि दो पाइप्स हैं, एक पाइप जो है वो 15 मिनट में पानी भर रही है, दूसरी पाइप जो है वो 17 मिनट में पानी भर रही है। तो वो टोटल मिला के कितनी देर में पानी भरेंगे, जब उनको इकट्ठे खोला जाएगा वो कितनी। ये तो बहुत सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये इस टॉपिक का ये बेसिस होता है और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन टॉपिक्स के नाम ले रही हूँ, इसमें पहले आपको अपना बेसिक तो इम्प्रूव करना है। पहले अपना बेसिक से इन टॉपिक्स को समझना है कि आपको, और कुछ नहीं तो मेंस में आपको बेसिक मेथड ही आपको हेल्प करेगा, शॉर्टकट्स या स्पीड वाले ट्रिक्स नहीं करती हैं। बट प्री के लिए आपको बेसिक्स तो पढ़ने ही हैं, बट उसके साथ साथ थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस में आपको विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को निकालने में हेल्प करती हैं। तो मैं आपको वो आगे बताऊंगी कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे आप ये सीख सकते हो। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम के बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग माना जाता है। अगर आपने मेंस में आपको अच्छे सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, आप इजीली कर सकते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन से। इसके बेस पे आपको काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्टनरशिप में आपको ऐसा दे दिया जाता है कि मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, वो 3:4 के रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2 साल बाद उनको कितना रिटर्न, मतलब कितने रेशो में उनको प्रॉफिट डिवाइड होगा उनके बीच में, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको पार्टनरशिप एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया। उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए। प्रोबेबिलिटी जो हम स्कूल्स में भी पढ़ते आए हैं, 10th 11th में भी हमने पढ़ा होता है कि प्रोबेबिलिटी में आपको ऐसे दे दिया जाता है, मान लीजिए कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस की होगी, क्यूब की होगी, कार्ड्स की होगी, ये सब टाइप्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की। आपको इसके लिए ज़्यादा नहीं है, एक वीडियो देखने की ज़रूरत है कोई अच्छी सी, आई विल टेल द रिसोर्सेज इसके बाद। और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। उसके बाद मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे जिसमें हम ट्राइंगल्स के फॉर्मूले, सरफेस एरिया, क्यूब, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हम पढ़ते थे। तो मेंसुरेशन में वो सब आ गया। आपको वो सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। कोशिश कीजिए उसको समझ लीजिए। अगर बाई चांस फॉर्मूला आपको भूलता है तो आपको समझा होगा तो आप डिराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो मेंसुरेशन के लिए आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपकी 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री आप पढ़ सकते हैं। मेंसुरेशन में आपको 2D पढ़ेंगे आप, 3D ज्योमेट्री में आप 3 डायमेंशन शेप्स पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से पहले जो आपको पढ़ने हैं वो हैं जैसे परसेंटेज। परसेंटेज आपको पढ़ना है क्योंकि वो आपकी स्पीड में हेल्प करेगा, आपको सभी टॉपिक्स में परसेंटेज का यूज़ होगा। रेशो कन्वर्जन, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, वो आप सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके आपके क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, मतलब प्री में आता ही आता है और मेंस में भी आते हैं। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बेसिक्स तो पक्का पढ़िएगा। उसके बाद कुछ बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं जो आपको मतलब जो आपको बहुत
3-4 मेथड्स बताएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या सभी टॉपिक्स की बात कर लो, वो 3-4 शॉर्ट मेथड्स बताते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से उन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिस में ला ला के उसी बेसिस पे आप बहुत ही ईजिली क्विकली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट लॉस, ये सब उस तरीके के क्वेश्चंस हम स्कूल में पढ़ते थे, वो वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर आपके HCF LCM, ये बेसिक्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका मिक्सचर एलिगेशन में बहुत हेल्प करेगा, आपको पार्टनरशिप में बहुत हेल्प करेगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत समझ में आना चाहिए, अच्छे से उसको समझने की ज़रूरत होती है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस जो है, टाइम एंड डिस्टेंस में जैसे कि आपको ट्रेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं या बोट वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे 2 ट्रेनें आप एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं इतनी स्पीड में, तो वो कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टाइम एंड डिस्टेंस में आते हैं। या एक व्यक्ति जो है वो चल रहा है सेम डायरेक्शन में ट्रेन के साथ साथ, तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, ये सब क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस में मिलते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक जो है ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज़ हो जाता है, कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन इसी बेसिस पे आ जाती है। तो टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग भी होता है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो प्रीलिम्स में अगर इसका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपके लिए स्कोरिंग माना जाता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम दोनों का बेसिस जो है वो सेम ही होता है। टाइम एंड वर्क में आपको दे दिया जाता है, मान लीजिए एक लेबर जो है वो 6 घंटों में काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो 8 घंटे में काम कर रहा है, तो दोनों साथ मिलके कितनी देर में काम ख़त्म करेंगे। तो सेम जो आप बेसिक मेथड जो आप पाइप्स एंड सिस्टम में यूज़ करेंगे, वो सेम मेथड आप टाइम एंड वर्क में भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने बात कर ली है ओवरऑल की क्वांट में जो टॉपिक्स आते हैं वो सिलेबस क्या है, क्या रहता है, और थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है अभी फ़िलहाल कि आप टॉपिक्स क्या होते हैं। ये आप बहुत ही अगर न्यू है तो आप थोड़ा समझेंगे, ताकि आप जब आप खुद सॉल्व करने बैठेंगे आपको पहले से थोड़ा आइडिया होगा। उसके बाद अब मैं बात करना चाहूँगी कि सोर्सेज़ की बात मैं करना चाहती हूँ। सोर्सेज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कांस्टेंट गाइड एक चैनल है जिसमें विजय मिश्रा सर जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक प्लेलिस्ट बनाई है क्वांट की, आप वो पढ़ सकते हैं। वो एसएससी रिलेटेड भी काफ़ी हेल्पफुल है और बैंक रिलेटेड बेसिक्स अच्छे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कौशिक मोहंती सर हैं करियर डिफाइनर करके उनका चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं और उनकी क्वांट की प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने वो खुद यूज़ की थी, काफ़ी बार उसको देखा था। उसमें स्टार्टिंग में वो सर जो है वो प्रीलिम्स लेवल पे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके एडवांस लेवल यानी मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस वो करवाते हैं, और वो एक मेथड नहीं 3-4 मेथड्स बताते हैं आपको एक टॉपिक में। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप 4 तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो उनकी वीडियोस में आपको दिखेगा, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन के कंसेप्ट को अलग अलग तरीके में समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अमर सर एक उनका मुझे फुल नाम याद नहीं है, बट उनका नाम अमर था। अमर सर के क्वांट के आप मैथ्स वीडियोस सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, अमर सर मैथ्स वीडियोस, उनकी बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हैं। वो थोड़ी ज़्यादा वीडियोस हैं उनकी, बट वो आप देख सकते हैं अगर आप अभी से शुरू करते हैं मैथ को देखना, क्वांट को स्टडी करना, अगर आपके पास टाइम अभी से है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो बेसिक के लिए उनकी वीडियो ज़रूर देखें, वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। जिस टॉपिक का मटेरियल आपको कम मिलेगा मान लीजिए यूट्यूब पे, तो वो आप उनकी वीडियोस देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गए बेसिकली 3 सोर्सेज जो जहाँ से आप अपने पहले बेसिक्स इंप्रूव कीजिए। सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, टॉपिक वाइज देख लीजिए। बेसिक्स एक बार आपने इंप्रूव कर दिए उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, फ्री वाले भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में, बाद में आप चाहें कोई प्लान बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का प्लान बाय किया था, उसमें आप टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मिनी टेस्ट, फुल टेस्ट, सब टेस्ट दे सकते हैं। तो वो आपको क्वांट में प्रैक्टिस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक 1-1.5 महीने में आप कोशिश कीजिए कि आपके बेसिक इंप्रूव हो जाएं, सब टॉपिक्स टच हो जाएं, चाहे आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन है, चाहे कुछ भी है, हर चीज़ आपको मॉक में आके आपको रियल अपना प्रैक्टिस पता चलेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके स्कोर उतने नहीं आ रहे होंगे, बट विद टाइम आप टेक्स्ट बुक या कोई भी मॉक आप देना शुरू करेंगे
तो आपको धीरे-धीरे उसमें आपको सॉल्यूशन एनालिसिस भी करना होता है। पेपर को दे के मत छोड़ दीजिए, सिर्फ़ उसके बाद आपको उसको एनालिसिस करना है, चाहे आपके नंबर कम हैं, चाहे ज़्यादा है। हर क्वेश्चन को देखिए कि आपने क्या सोचा था और क्या हो सकता है। और जब आप सोर्सेज़ अपने पढ़ रहे हैं बेसिक्स के लिए, तो ध्यान रखिए कि हर क्वेश्चन को वो जब पढ़ा रहे हैं, तो खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे पॉज़ करके खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद उनको सुनिए कि उन्होंने कैसे बताया है। इससे ये होता है कि हमें थोड़ा अपना ब्रेनस्टॉर्म करने की हैबिट पड़ती है और आप अगली बार जब टेस्ट मॉक देने बैठेंगे, कोई मॉक देने बैठेंगे, तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे उस चीज़ से। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप टाइम के अंदर सॉल्व ना कर पाएँ, बट धीरे-धीरे प्रीलिम्स के लिए आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। बट सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। मैंने यही चीज़ की थी। तो ये थी बेसिकली ओवरऑल जो मैंने कोशिश की आपको सोर्सेज़ के साथ-साथ आपको टॉपिक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की आज। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, ये मैंने ट्राई किया है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताने वाली होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। साथ ही मैं आपको ये एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप क्विज़ ज़रूर दीजिए। आप अगर शॉर्ट क्विज़ देना चाहते हैं, आप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ 10-10 मिनट की क्विज़ मिलती हैं आपको, डेली टॉपिक वाइज़ क्विज़ मिलती हैं। तो वो आप चलते-फिरते कभी आप दे सकते हैं, सिंपल नंबर सीरीज़ या मिसिंग सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़। ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस रोज़ अपनी हैबिट में लाइए कि सॉल्व करें, क्योंकि इसमें स्पीड की ही बात होती है। एक्यूरेसी सबके पास होती है, बट प्रीलिम्स निकालने के लिए स्पीड आपको चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और टेबल्स हो सके आप स्क्वायर रूट्स 1 टू 40 पढ़ सकते हैं। क्यूब रूट आप 1 टू 30 याद कर सकते हैं। याद क्या करना है, आप एक पेज पे लिख के सामने रख दीजिए और रोज़ उसको रीड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में नंबर्स बैठना शुरू हो जाएंगे। फिर रेशो कन्वर्जन्स आप याद रख सकते हैं, जैसे 1/3 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 33.33। या 5/6 को क्या बोलते हैं, 1/6 को 16.66 बोलते हैं। ये सब चीज़ें, ये परसेंटेज टू रेशो कन्वर्जन्स, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व जल्दी करने में हेल्प करेंगे अगर आपको ये याद होगा। वहाँ सॉल्व करने बैठेंगे, आपका एक आधा मिनट उसमें सॉल्व करने में चला जाएगा, तो पहले से याद हो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप उसको एक पेज में सामने लिख दीजिए, स्क्वेयर्स को, क्यूब्स को और टेबल्स को। 1 टू 20 का टेबल मैंने खुद याद किया था। उससे ज़्यादा आई थिंक आप 25 30 तक आप लिख सकते हैं, सामने सिर्फ लिख लीजिए। 40 तक के मैंने खुद लिखे थे, 40 तक के टेबल लिख लिए थे सामने सिंगल सिंगल लाइन में। और उससे क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं जब आप रोज़ उसको एक बार देखते हैं। रट्टा मत मारिए, रोज़ उसको सिर्फ देखिए, आपको काफ़ी नंबर्स दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो हाँ, तो बेसिकली यही था आज की इस वीडियो में। क्वांट के रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा बताया है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अभी ये बना सकते हैं और इस चीज़ को स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 3-4 महीने रह गए हैं। आई थिंक जुलाई अगस्त में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं आरआरबीज़ के। तो अभी से आप शुरू करेंगे बेसिक्स इम्प्रूव करना, उसके बाद मॉक्स पे जाएंगे, तो ही आप प्री को आप टैकल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और मैंने अपने एज़ पर माई नॉलेज, मैंने जो मुझे याद आया कि शायद ये ज़रूरी है बताना, मैंने आपको बताया। अगर आपको और कोई चीज़ पूछनी है या नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।